गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल समझाओ खुशी। तो आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स और वो फिनोमेना जो यूज किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लाइक द प्लांट्स, लाइक द सॉइल, ठीक है, लाइक द लैंड। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे लाइफ के, और हम इनको अपने सर्वाइवल और अपनी लाइफ को सपोर्ट और अपनी लाइफ की नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल। ये हमारे किस में हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और डेली लिविंग में। लाइक द लैंड, लाइक द सॉइल, ये सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और डेली लिविंग में भी हेल्प करते हैं। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे क्लासिफाई होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, तो वो ओरिजिन का बेस हो गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल का रिसोर्स है, कम्युनिटी का रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड फुल तरीके से वो रिसोर्स है, एज अ कंपोनेंट ऑफ स्टॉक है या एज अ कंपोनेंट ऑफ रिजर्व्स है। ठीक है, इस पर बेसिस करते हैं कुछ हमारे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलो अब इन थोड़ा क्लासिफिकेशन को और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ओरिजिन के बेस पे देखें तो बायोटिक एंड अबायोटिक आता है। बायोटिक वो रिसोर्सेज जो कि लिविंग थिंग्स है ना, जो जिंदा रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जिनमें जान होती है, जिनमें आपको लाइफ एग्जिस्टेंस दिखती है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स। नाउ अबायोटिक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि रॉक्स, माउंटेन, सॉइल एक्सेट्रा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब कि कौन से, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स कि वो कितने टाइम तक नेचर में सरवाइव कर रहा है। ठीक है, उस बेस पे उसका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल डिसाइड होता है। ओके, रिन्यूएबल मतलब कि जैसे कि कोल, कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब आप इसको नॉन रिन्यूएबल इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट रिन्यू नहीं होता है। रिन्यू होता है बट मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल को फॉर्म होने में, तो इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में माने। ठीक है, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आजकल इथेनॉल चल रहा है जो कि हम फ्यूल्स में यूज कर रहे हैं, तो इथेनॉल को रिन्यू करना आसान है क्योंकि वो रेजिड्यू क्रॉप से आप उसको रिन्यू कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो कि कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन है या कोई प्राइवेट पर्सन जिसको ओन कर रहा है, जैसे कि प्राइवेट प्लॉट्स हो गए, फार्म्स हो गए, हाउसेज हो गए। उसके बाद होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज जो है वो कोई कम्युनिटी ओन कर रही है, जैसे कि एक सोसाइटी है और उसने अपने आसपास एक प्लेग्राउंड बनवा लिया, तो वो जो रिसोर्स है वो कम्युनिटी का है। ठीक है, डेवलप कर लिया था, है ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जैसे कि बरियल ग्राउंड्स होते हैं ना, जहाँ पे लाशों को दबाया जाता है, दफनाया जाता है, तो ऐसे जो ग्राउंड्स होते हैं या जलाया जाता है, तो ऐसे ग्राउंड्स या फिर कुएं वगैरह होते हैं, वो कम्युनिटी के ओन रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि वो उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यूज करती है या उस एक एरिया पर्टिकुलर उसको यूज करता है। ओके, देन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कोई कंट्री या नेशन ओन करता है, जैसे कि हमारे पास मिनरल्स की बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, खान होती है ना, मिनरल्स की जो बड़ी बड़ी खान होती है, वहां से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो मिनरल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक पूरा नेशनल का रिसोर्स है ना, वो किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन का है, ना वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, वो पूरा नेशन का रिसोर्स है। ओके, जैसे कि अभी हमें लिथियम बैटरीज मिली थी राजस्थान के अंदर में, अब वो लिथियम बैटरीज की जो लिथियम है, लिथियम बैटरीज नहीं, लिथियम मिला था, तो वो जो लिथियम है वो पूरे कंट्री का रिसोर्सेज है, किसी भी प्राइवेट ओन पर्सन का नहीं है, ना कि ये किसी भी कम्युनिटी ओन रिसोर्स भी नहीं है। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनली हमें मिले हैं, है ना, जैसे कि इंटरनेशनल, दीज रिसोर्सेज आर अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्हें ओन करता है और उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर हम इन्हें यूज करते हैं। जैसे कि एक ओशन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम उसको 200 नॉटिकल माइल तक हम उसे कंजर्व करेंगे, है ना, वो हमारी प्रोटेक्शन के अंदर है, पर वो है इंटरनेशनल रिसोर्स ही। ओके, चलो नाउ वी सी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्ड एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं?
These resources are the resources which have been found in a region but yet to be utilized. मतलब किसी रीजन में कोई आज तक मानो कि जैसे कि लिथियम थे, वो राजस्थान में जब तक मिले नहीं थे तो तब तक उनका जो फुल्ली पोटेंशियल है उनको यूज नहीं किया गया था, यूटिलाइज नहीं किया था, तो वो तब तक पोटेंशियल रिसोर्सेज थे। अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो देखो वो डेवलप्ड रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दीज रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच हैव बीन रिसर्च अपॉन एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय मेकिंग यूटिलाइजेशन ऑफ देम, ठीक है। अब उनको निकाल दिया, अब उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी किसी चीज को बनाने में कितनी लग रही है उसको देखते हुए उसका यूटिलाइजेशन देख लिया गया कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। तो अब वो डेवलप्ड रिसोर्सेज की क्वालिटी उसमें आ गए, आपके कैटेगरी में आ गए। तो अब जैसे पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अंदर हमने क्या देखा कि ऐसे रिसोर्सेज जो अभी तक खोज लिए गए हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब उनके ऊपर रिसर्च की गई है, उनके पोटेंशियल को देखकर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिसाइड करने के बाद उनके यूटिलाइजेशन को रेडी किया जा रहा है। ना स्टॉक, स्टॉक क्या है? दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव बीन विच हैव द पोटेंशियल टू बी यूटिलाइज, ऐसे रिसोर्सेज जो इनका अभी पोटेंशियल है और यूटिलाइज होने का, ह्यूमन बींग्स बाय द ह्यूमन बींग, बट वी डिड नॉट हैव द एडुकेट, लेकिन हमारे पास उतनी एडुकेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको बेटर तरीके से और अच्छी तरीके से यूज कर पाए। नाउ रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या है? जस्ट लाइक द स्टॉक की तरह ही होते हैं, बट दीज रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू यूज, लेकिन हम इन्हें यूज कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी के साथ, बट दे हैव नॉट बीन यूज्ड। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास रिसोर्स भी है, बट हमने अभी तक इनको यूज नहीं किया है, हम उनको यूटिलाइजेशन में अभी तक नहीं लाए हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ ओके, सो नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? नाउ ह्यूमन यूटिलाइज, हम इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को यूज किए जा रहे हैं, विच हैज लेड टू, जिसकी वजह से अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर भी और हमारे एनवायरमेंट के अंदर भी। जैसे कि द रिसोर्सेज हैव बीन कंसंट्रेटेड, अब कुछ रिसोर्सेज सिर्फ ऐसे हो गए हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी कुछ लोगों के हाथ में ही रह गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है वो काफी फास्टर हो चुका है। जैसे कि देखो द रैपिड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जो डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज, तेजी से खत्म हो रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट है? हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज। कैसे कैसे? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसी चीजें हो रही हैं। लाइक द व्हीकल्स वी यूज है ना, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एकदम टू मच का प्रॉब्लम है, हम जानते ही हैं आजकल पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग, सबको एसी, रेफ्रिजरेटर है ना, मल्टीपल आजकल गैजेट्स की जो हैबिट है जिनसे ओजोन ग्लोबल वार्मिंग वाली जो कंसंट्रेटेड जो गैसेस होती है वो निकलती हैं, तो डेवलप उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस एट दिस पॉइंट पे रिसोर्स को प्लान करके यूज करना, ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत एफिशिएंट होगा और एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत एफिशिएंट प्रोसेस होगा। नाउ हैज बिकम ए एसेंशियल थिंग। नाउ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। आज के जनरेशन के जो एनवायरनमेंट है उसको भी डैमेज किए बिना और जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना जब हम रिसोर्स को यूज करें तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एट अ सस्टेनेबल लेवल, ठीक है। सस्टेनेबल लेवल के ऊपर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये एक एसेंशियल प्रोसेस है ताकि हम किसी भी रिसोर्सेज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हर रीजन के अंदर, और जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हर बंदे को इक्वल एक्सेस मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज को यूज करने का, ठीक है। एयर सबकी है, तो एयर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है लेकिन हर बंदा तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना, हर बंदा तो व्हीकल नहीं यूज कर रहा है उस तरीके का, लेकिन तभी भी उस पोल्यूशन उसके लिए भी तो उतना ही है। तो वही बात है कि हर रिसोर्सेज को उसके एक्सेस पे जाके ना यूज करना, उसको प्रॉपर प्लान वे में यूज करना हमारे लिए एफिशिएंट है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए एफिशिएंट है। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया रिसोर्स प्लानिंग टू टाइप्स में हम देख रहे हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारी और डाइवर्सिटी इन टोपोग्राफी है, इसीलिए हमें रिसोर्स को प्लान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ इंडिया हैज अ वेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री, है ना, हमारी हर जगह पर अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि कहीं पर आपको बहुत ज्यादा प्लांट्स मिलेंगे, कहीं पर आपको अच्छा प्लेन लैंड मिलेगा, कहीं पर आपको एक्सेस ऑफ वाटर मिलेगा, कहीं पर आपको एक्सेस ऑफ मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह पर जो रिसोर्सेज है वो कंट्री के अंदर बटे हुए हैं। तो इसको सेंट्रल मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर लाना और सेंट्रल मैनेजमेंट का एक सिस्टम बनाना जिसकी वजह से हर कंट्री का हर रिसोर्स हर जगह पर यूटिलाइज हो सके, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। अब अगर रिसोर्स को प्लान किया है एंड उसको यूज करने का तो उसको बचाने का भी प्लान करना पड़ेगा।
सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। द इरेशनल कंजप्शन, इरेशनल मतलब कहीं पर सही से हो रहा है, कहीं पर कहीं पर ओवर एक्सेस यूज हो रहा है किसी भी रिसोर्सेज का, जैसे लैंड है या सॉइल है। हम कभी कभी फार्मर्स भी बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर डालते हैं, ठीक है, लैंड को, सॉइल को, मिट्टी को, बार बार क्रॉप्स को लगाकर, ठीक है, फॉर द प्रॉफिट ऑफ, है ना। तो इसी वजह से नाउ द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन क्रिएटेड इम्बैलेंस, ये सिस्टम ऑफ इम्बैलेंस को क्रिएट कर रही है। दिस लेड टू द मेनी इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। टू कम्बैट इन इश्यूज को कम्बैट करने के लिए रिसोर्सेज का कंजर्व करके चलना हमारे आगे के फ्यूचर के लिए, है ना, या हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। नाउ लैंड रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, बेसिकली ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने से भी और अलग, द वेरियस रिलीफ फीचर्स ऑफ द लैंड कैटेगराइज होते हैं थ्री माउंटेन्स विच कॉन्स्टिट्यूट, देखो, माउंटेन्स जो 30% है, 30% ऑफ द लैंड है, प्लेट्यूज जो कि 27% ऑफ द लैंड है, और कुछ प्लेन्स है जो कि 43% ऑफ लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करके पूरा एक लैंड बनता है। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन, द वेरियस पर्पस ऑफ द लैंड यूटिलाइजेशन आर एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले फॉरेस्ट्री। नाउ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे, है ना, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, जिसके ऊपर जो जिसकी फर्टिलिटी नहीं है, तो आप उसको यूज कर ही नहीं सकते। ना लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसा लैंड जिसको डाला ही, मतलब उसके ऊपर एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, बट हम उसमें फार्मिंग करते नहीं है, ठीक है। ना फैलो लैंड्स, ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एंड नेट सोन एरिया, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो लैंड लैंड यूटिलाइज, लैंड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उसके पार्ट है ना, उसकी कैटेगरीज है। नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द लैंड यूज पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के बेस पे ये डिपेंड होता है कि लैंड किस तरीके से यूज हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर। अब फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। टोपोग्राफी क्या है, मतलब लैंड किस तरीके का है, प्लेन है, रॉकी है, ठीक है, ग्रासेस से भरा हुआ है, ग्रासलैंड है, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, कहीं कहीं पे तो स्नोफॉल हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कहीं जैसे कि राजस्थान या फिर गुजरात वाला एरिया है, तो हम मान के चलते हैं पूरा ह्यूमिड और हॉट एरिया है ना, उनका क्लाइमेट है। या सॉइल का टाइप कैसा है, वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, जो कि अभी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। Now human factors are the population density. ह्यूमन फैक्टर्स कौन से, पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी भी एक लैंड के ऊपर कितनी पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है, कितनी पॉपुलेशन रह रही है ना, उसके बेसिस पे हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कैसी है कि हम और कैसे एडवांस तरीके से किसी भी लैंड को एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। नाउ कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा है, कल्चर क्या है कि लैंड को प्रिजर्व करे, जैसे कि ट्राइबल्स का जो लैंड है वो बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं। वहाँ पे वो कैसी इरेगुलर ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि आपकी माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसी सेटअप नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो कैसा ट्रेडिशन है, कैसा कल्चर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सॉइल क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है विच इज रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल हो जाता है, बट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक वन एवरी सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को डेवलप होने में। नाउ सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, है ना, वाटर किस तरीके से फ्लो होके वहां से जाता है, विंड, ग्लेशियर्स, है ना, इन सब की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ना डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी पे भी, है ना, कि अगर वहां पर डिकम्पोजर्स, जहाँ ज्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं वहां पर लैंड भी काफी अच्छे से फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत, या फिर उसका फॉर्मेशन जो है वो जल्दी होता है। पेरेंट रॉक, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, ठीक है, जो कि नेचुरल फैक्टर्स से इम्पैक्ट होती है, have contributed to creating soil which differs in terms of thickness, color, texture और chemical properties और physical properties के basis पर, बस इनके differentiation है। नाउ एलोवियल सॉइल, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। एलोवियल सॉइल फॉर्म होती है डिपॉजिट्स ऑफ हिमालयन रिवर्स से, जो डिपॉजिशन आ रहे हैं, जो कंकड़ पत्थर जो ऊपर उससे उतर के आते हैं, गंगा जो अपने साथ लेके चली आती है, उनसे जो मिलके जो रॉक, जो सॉइल बनता है, उन रॉक्स से मिलकर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र के इंडल्जेंस पे जो सॉइल मिलता है, उसको हम एलोवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। नाउ इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है, चिपचिपेपन की थोड़ी सी, मतलब ये एक मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल है, जो कि क्या बोलते हैं,
फर्टिलिटी फर्टाइल के लिए बहुत अच्छा, मतलब आप इस पे आसानी से एग्रीकल्चर फार्मिंग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ना बेस्ड ऑन द एलुवियल सॉइल दो टाइप्स की होती है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम बंगर के नाम से जानते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर के नाम से जानते हैं, ओके। चलो अब आगे देखते हैं ब्लैक सॉइल। द ब्लैक सॉइल फेमस है कॉटन की ग्रोथ के लिए। कॉटन क्रॉप्स को अगर आपको ग्रो करना है तो ब्लैक सॉइल इज परफेक्ट। नाउ इट इज मेनली फाउंड, ये डिकन ट्रैप में मिलता है हमें, है ना, जहाँ पर जो कि डिकन ट्रैप में जो सॉइल है वो मेड अप ऑफ लावा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट उसमें होती है ना। इट हैज मोर अमाउंट ऑफ, यहाँ पर क्ले इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है, नमी बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है पानी की। नाउ एरिड सॉइल, ये सॉइल हमें इज जनरली सैंडी, ये और सलाइन होती है अपने नेचर में। यहाँ पर ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है ना, बहुत कम होती है, मतलब जिसमें मॉइस्चर की कमी है उसमें आप ये भी समझो कि उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। ये सॉइल दिखने में रेड टू ब्राउन के बीच का इसका कलर होता है, एंड गॉस हाई, इसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम कंटेंट होता है, ठीक है। जब हम नीचे जाकर ऑयल सॉइल के अंदर उसकी लास्ट लेयर में जाके देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम कंटेंट मिलेगा। ना फॉरेस्ट सॉइल, ये हमें फॉरेस्ट एरियाज में देखने के लिए मिलती है, स्पेशली इन द हिल एंड द माउंटेनियस सॉइल के नाम से भी हमें इसे हिल्स और माउंटेन्स में ही हमें ये सॉइल देखने के लिए मिलती है। बहुत ज्यादा लोमी होती है, लोमी मतलब क्ले और सिल्ट का जो मिक्सचर होता है ना वो हमें उस सॉइल में देखने के लिए मिलता है ना। वाइल द कोर्स इन द अपर स्लोप्स में जब हमें देखने के लिए मतलब अपर लेयर ऑफ द सॉइल देखने के लिए मिलेगी तो ये कुछ परसेंट एसिडिक भी होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस का जो कंटेंट है वो कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। Now, red and yellow soil. This type of soil is found mainly in areas with low rainfall. जहाँ पर भी लो रेनफॉल मिलेगा, ठीक है, सॉइल में, वो एरिया रेड एंड येलो सॉइल का पार्ट होता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के जो कॉम्पोजिशन से जो भी कोई सॉइल बनता है तो वो रेड एंड येलो सॉइल बनता है, इसका कलर रेडिश होता है, ओके। ओके, नाउ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल फॉर्म्स इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स पे हमें दिखती है, ठीक है, ऐसे ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिले। वेयर इंटेंस लीचिंग, जहाँ पर बहुत ज्यादा लीचिंग होती है, यानी कि सॉइल की जो अपर लेयर है वो बार बार रिमूव होती रहती है, ठीक है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की वजह से। ये एसिडिक इन नेचर होती है ना, फाउंड मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में मिलती है, और यहाँ पर हम टी ग्रो कर सकते हैं, है ना, इट इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, है ना। नाउ नाउ देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं किसी भी चीज को कंजर्व करने के, ऐसे ही सॉइल को कंजर्व करने के भी कुछ वेज है, जैसे कि काउंटर प्लॉगिंग कर सकते हैं, जहाँ पर वेयर काउंटर्स आर क्रिएटेड टू स्टॉप डायरेक्ट वाटर फ्लोइंग डाउन द स्लोप्स, यानी कि स्लोप से वाटर सीधा नीचे निकल के चला जाता है। उससे क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर चला जाता है सॉइल के अंदर में, और सॉइल की फर्स्ट जो लेयर होती है वो इरोड हो जाती है, ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो हम डायरेक्ट उसको पानी को जाने से रोके काउंटर प्लॉगिंग करें, ठीक है। नाउ टेरेस फार्मिंग एक मेथड है जो कि विच रेस्ट्रिक्ट करता है सॉइल की अपर लेयर को इरोड होने से और सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है। स्ट्रिप फार्मिंग ये एक मेथड है जहां पर हम स्ट्रिप्स के में किसी भी क्रॉप को ग्रोन करते हैं, है ना, जो ताकि उसका इरोजन जो है वो कम हो सके, मतलब सॉइल का जो इरोजन है, मतलब आप स्ट्रिप्स के फॉर्म में क्रॉप्स को पैटर्न करेंगे और उनके बीच से पानी निकालेंगे, ओके। ना शेल्टर बेल्ट एक मेथड है जहां पर ट्रीज को प्लांट किया जाता है इन अ रोज, ठीक है, टू ब्रेक विंड, ताकि विंड जो है वो डायरेक्ट उनको ना क्रॉस करके जा सके, जिसकी वजह से जो मिनिमाइज द शिफ्टिंग ऑफ द डेजर्ट। क्या होता है ना, डेजर्ट वाले एरिया में कभी भी आपको क्रॉपिंग करनी है तो आपको रोज में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, विंड इतनी तेज चलती है वहां पर, तो वो आपका जो सॉइल का फर्स्ट लेयर है उसको उड़ा के लेके जाएगी। अब अगर आप रोज में लगाओगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसको विंड लग रही है तो वो उसको रोकेगा, जो उसका फर्स्ट बैरियर होगा, फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, वो उसको रोकेगी आगे जाने से। उससे क्या होगी, आपकी प्रॉपर जो सॉइल है वो प्रॉपर तरीके से मतलब इरोड नहीं हो पाएगी, इरोजन होगा बट कम, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये एक माइंड मैप है जिससे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ओके। So thank you. Please like, share and subscribe my channel for the better videos, for the better content. Okay. So tata, bye bye. Have a great day.